नमस्कार। आज का दौर तेजी से बदलता, आगे बढ़ता, नई नई खोजों, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के जरिए सबल और सशक्त होता युग है। लेकिन इसी विकास के समानांतर चलती आ रही है कई नकारात्मक चीजें भी। हमारी लगातार बिगड़ती जीवन शैली और खराब खान पान के चलते तेजी से महामारी बनती जा रही कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, बीपी जैसी बीमारियां, साथ ही मानसिक दबाव, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी दिमागी बीमारियों के जाल में फंसते जा रहे लोग। कॉम्पिटिटिव और सोशल मीडिया के दौर में आज हर कोई बस एक दूसरे से होड़ सी करने में लगा हुआ है। स्वास्थ्य, और वो भी संपूर्ण स्वास्थ्य, आज के समय में सबसे जरूरी विषय बन चुका है। और इसी संपूर्ण स्वास्थ्य की अहमियत को समझते हुए भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारतीय योग संस्कृति अब वैश्विक पहचान बन चुकी है। दुनिया भर में लोग योग के जरिए खुद से बीमारियों को कोसों दूर रख रहे हैं। योग सिर्फ व्यायाम और शारीरिक रूप से खुद को फिट रखने का जरिया ही नहीं है, बल्कि लोगों को जीवन जीने के सही तरीके की सीख भी दे रहा है। इसलिए आज आयुष्मान भव के जरिए आइए हम मिलकर खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत करते हैं। और इस नेक काम में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, या कहें कि हमें एक जबरदस्त बूस्टर डोज देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में आज योग से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी और इसके लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं जाने माने योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी, जो योग मंडीराम ट्रस्ट और भारतीय योग शिक्षक संघ के संस्थापक हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोस्वामी। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली में योग प्रशिक्षक और योग चिकित्सक ललित मदान। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ललित जी। तो आज आयुष्मान भव में आप हमारे साथ जुड़िए, हमें कॉल कीजिए और कॉल करके अपनी किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या को हमारे साथ साझा कीजिए। यहाँ योग गुरु आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। योग के जरिए एक लंबा निरोगी जीवन जिया जा सकता है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों है। योग सिर्फ आसनों का पर्याय नहीं है, बल्कि हमारे संपूर्ण अनुशासन, संतुलन, प्रबंधन, नियंत्रण, समग्र स्वास्थ्य और चेतना का योग है। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग हमारी बहुत मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए ये शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है और आराम से रहने में मदद करता है। योग आसन शरीर शक्ति में लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। योग प्राचीन काल की भारतीय विद्या है, लेकिन वर्तमान आधुनिक जीवन शैली में भी समग्र स्वास्थ्य और सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए योग बहुत प्रासंगिक है। योगासन करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। योग से न केवल मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, बल्कि शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है और आंतरिक अंगों में दृढ़ता आती है। साथ ही नाड़ी तंत्र को संतुलित बनाती है। योग मानसिक तनाव से मुक्ति और मानसिक एकाग्रता प्रदान करता है। योग संतुलित व्यक्तित्व प्राप्त करने और बुढ़ापे को रोकने का प्रभावी उपाय माना जाता है। योग तनाव को कम करता है और त्वचा में आभा आती है। योग को अपनाकर लोग ताजगी और बेहतर मूड का एहसास करते हैं। योग से सांसों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। योग क्रिया के दौरान सांसों को छोड़ने और सांसों को खींचने की विस्तृत वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे शरीर में प्राण वायु का संचार होता है। इससे शारीरिक और मानसिक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और शारीरिक और मानसिक रोग दूर रहते हैं। योगासन को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने वाले योग साधकों पर किए गए अध्ययन में ये निष्कर्ष सामने आया कि योग साधकों के व्यक्तित्व, व्यवहार, भावनात्मक स्थायित्व, आत्मविश्वास में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। यानी योग का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ दिमाग, भावनाओं, मनोदशा और चित्त वृत्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
तो आप भी हमें कॉल कीजिए और ये जानिए, ये समझिए कि कैसे आपके जीवन में योग आपका साथी बन सकता है एक निरोगी जीवन जीने के लिए। और हमारे साथ पहली कॉलर भी जुड़ गई हैं। बिहार से हमें अलका ने कॉल किया है। अलका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका प्रश्न क्या है। अलका, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए कौन सा योग जरूरी है? ठीक है डॉक्टर गोस्वामी, बहुत सामान्य सा सवाल है और बहुत जरूरी भी है कि हमेशा स्वस्थ रहा जाए, इसके लिए कौन सा योग जरूरी है? या मैं इसको और सरल भाषा में करती हूँ, योग क्यों जरूरी है? हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा से बना है, वो प्राणों से बना है। जब ये प्राण शक्ति जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस होती है तो रोग पैदा होते हैं। योग के आसनों के माध्यम से, योग के प्राणायाम के माध्यम से हम इसी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो यदि आप रोज आधा घंटा निकालकर योग के कुछ आसन, हल्के फुल्के अभ्यास, एक दो सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ प्राणायाम और थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठ जाएं, तो आधा घंटा काफ़ी हो जाएगा बाकी के 3.5 घंटे के ऊपर। या यूँ कहें कि आप यदि रोज आधा घंटा निकाल लें तो आप समझिएगा कि आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अब उस आधे घंटे में कौन से अभ्यास आपके लिए होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि योग में आसन है 84 लाख, प्राणायाम के बहुत सारे अभ्यास, अनेक मुद्राएं हैं। तो अब हमें देखना होता है कि हमारी आयु क्या है, बल क्या है, रोग की स्थिति क्या है, हमें कौन से अभ्यास ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो उसके अनुसार फिर हम कुछ आसनों का चयन करते हैं या कुछ एक ऐसे सामान्य आसन ढूंढ लेते हैं जो सभी के लिए सामान्य रूप से लाभकारी होते हैं। तो ऐसे में जैसे हम बैठकर कपाल भाती क्रिया, जो षटकर्म का एक अभ्यास है, खड़े होकर ताड़ासन, कटी चक्रासन, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, लेटकर कटी चक्रासन, सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, उल्टा लेटकर भुजंगासन, बैठकर मंडूकासन, उष्ट्रासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी प्राणायाम और थोड़ा ध्यान, ये हल्के फुल्के अभ्यास यदि आप करें तो आप हमेशा निरोग की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ललित मदान, जिस तरह से अभी डॉक्टर गोस्वामी ने समझाया कि आधा घंटा खुद के लिए निकालिए और योग को अपना साथी बनाइए, लेकिन जो लोग, मैं समझना चाहूँगी, जो लोग पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, उनका योग किस तरह से सहारा बन सकता है? देखिए, जैसा गुरुजी ने कहा कि आप आधा घंटा निकालिए और ऐसे से योग अभ्यास कीजिए जो सरल तरीके से किए जा सकते हैं, परंतु कई आसन ऐसे हैं जो हर व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता है। तो आप उसके सरल स्वरूप को करें। आपकी जो बीमारी है उस बीमारी के लिए कौन कौन से योग अभ्यास होने चाहिए, जैसे एक डॉक्टर किसी बीमारी के लिए कोई दवाई रिकमेंड करता है, सिमिलरली हम एज अ योग थेरेपिस्ट किसी बीमारी के लिए कमर दर्द है तो कमर दर्द का कौन सा प्रकार है, उसके लिए एक कैप्सूल फॉर्म में 5-7 प्रैक्टिसेस रिकमेंड की जाती है और वो प्रैक्टिसेस वो करते हैं लगातार कुछ समय तक, तो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उस बीमारी से तो निजात पाया ही जा सकता है, साथ ही साथ शारीरिक स्तर को, मानसिक स्तर को संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बीमारी से ग्रस्त होने के बाद अपने आप को मानसिक स्तर पे कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो वह कमज़ोरी योग के माध्यम से दूर की जा सकती है। ठीक है, एक और कॉलर है उत्तर प्रदेश से, हमें शिवम ने कॉल किया है। शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका प्रश्न क्या है? मैम, मेरे दिमाग में जो मैम चलता रहता है, कुछ में कुछ चलता ही रहता है, वो शांत नहीं होता मैम। आपकी उम्र अभी क्या है शिवम? मैम 23 साल है। 23 साल के युवा हैं आप अभी। ये समस्या, डॉक्टर गोस्वामी आप अपनी तरह से कुछ पूछना चाहेंगे क्या इनसे? ये कह रहे हैं दिमाग में क्या कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में आपके? सर पता नहीं सर, कुछ में कुछ खाली रहता तो आप कुछ काम करते हैं? नहीं सर, करते हैं थोड़ा बहुत काम। थोड़ा बहुत काम करते हैं? जी सर। दिन भर खाली ज़्यादा रहते हैं, काम कम करते हैं? जी सर। हाँ, अस्तित्व में क्या होता है कि जब हम खाली रहते हैं, हम कुछ कर नहीं रहे होते, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। जितना शरीर को हिलाओगे डुलाओगे उतना शरीर फिट रहेगा, मन को जितना स्टेबल करोगे उतना मन फिट रहेगा। जब हम शरीर को लगातार कुछ ना कुछ कार्य दे रहे हैं तो हमारा मन भी उस कार्य में लग जाता है, ठहर जाता है। लेकिन यदि हम अपने शरीर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दिन में खाली से ही है, मन तो खाली हो नहीं सकता, मन तो भागेगा।
मन जब भागेगा तो वो अपनी ओर से कुछ नेगेटिव नकारात्मक थॉट लेकर आएगा, कुछ दुख के लाएगा, कुछ डर के लाएगा, कुछ चिंता ले आएगा, कुछ तनाव ले आएगा, कुछ घर की परेशानी ले आएगा, कुछ जीवन के आगे की समस्या की बातें ले आएगा। तो एक खाली मन जो है वो शैतान का घर बन जाता है। तो नेगेटिव थॉट ही वहां पर डर के, दुख के विचार घेर लेते हैं हमको। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आप अपने आप को खाली ना रखें, व्यस्त करें। जो कहा जाता है ना, मुआ कुछ तो किया कर, नहीं तो पाजामा फाड़ के ही सिया कर। तो जितना आप व्यस्त रखेंगे उतना मन हल्का रहेगा। योग के कुछ अभ्यास आपके लिए बड़े लाभकारी हो जाएंगे। एक सिंपल टेक्निक है आप करना कि आप अपने ध्यान को अपने सांस पर लाना, नाक के पास ले आना और उसको देखना, उसको महसूस करना कि वो कब अंदर गया सांस, फिर देखना थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाएगा, फिर जो बाहर आया है फिर वो अंदर जाना लगेगा। तो ये अंदर बाहर सांस चलता रहता है 21,600 बार 24 घंटे में चलता रहता है। तो इस श्वासों पर ध्यान रखते हुए आप अपने मन को व्यस्त रख सकते हैं, क्योंकि आपने मन को एक काम दे दिया, कहा भैया सांस को देखता रहे। तो ये सांस के देखने की क्रिया आपके मन में चल रहे ऊल जुलूल ख्यालों से आपको हटा देगी, मन को ताकत दे देगी, मन को बल देगी, मन को एकाग्रता देगी और बुद्धि को सूक्ष्म करेगी। या यूं कहें कि जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं या काम करने में मन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो काम करने की इच्छा प्रबल हो जाएगी, क्योंकि सांस की क्रिया आपके मन को ताकत देकर केवल मन को ही ताकत नहीं देगी बल्कि आपके निर्णय क्षमता को भी बल देगी। तो एक छोटी सी टेक्निक आप करना शुरू करें, नेचर में जाया करें, प्रकृति में जाया करें, प्रकृति के साथ रहें थोड़ा, और वहाँ कभी आकाश के तले, आकाश के नीचे जाकर कभी सुबह के समय, रात के समय लेटा करें, देखें आकाश को, और कोशिश करें कि आप नंगे पैर थोड़ा टहला करें घास में, पानी ज़्यादा पिए। और यदि योग के कुछ हल्के फुल्के आसन, खड़े होकर हाथ पैर हिला लेना, गर्दन को घुमा लेना, लेट कर कुछ हाथ पैर हिला लो, उल्टा लेट कर कुछ हाथ पैर हिला लो, कुछ बैठ कर लो, हल्का फुल्का कुछ शरीर को हिला डुला लो, सांस को लंबा भर लो, लंबा निकाल दो, एक नाक से भर लो, दूसरे से निकाल दो, दूसरे से भर लो, पहले से निकाल दो, पूरा सांस भर के ओम बोल दो। हल्के फुल्के हैं, ये करके देखो। ऐसा करते ही आपकी जो पूरी एनर्जी है, पूरा शरीर है, उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो एक नए रूप से काम करना शुरू कर देगी और आपके अंदर हल्कापन ले आएगी। जो भी भारी हो गए हैं, कुछ कर नहीं रहे तो भारी हो गए हैं, कुछ करने से हल्के हो जाएंगे। बिल्कुल योगेश, आप भी जो सलाह है ज़रूर अपना कर देखिए। अगले कॉलर हमारे साथ योगेश जुड़े हैं, इन्होंने हमें कानपुर से कॉल किया है। योगेश, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लीवर एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा आसन वगैरह करना चाहिए? ठीक है ललित जी, देखिए पहले तो ये जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए कि कितने समय से आप इस समस्या से ग्रस्त हैं। इसमें सिर्फ अभ्यास तो योगदान देगा ही देगा, साथ ही साथ आपका आहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी दिनचर्या की जो आपकी रूटीन है उसको भी आपने थोड़ा सा सही तरीके से मैनेज करना है। और बात करूं योगासनों की, योग अभ्यासों की, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं वक्रासन जैसे अभ्यास जिसमें हम मुड़ाव दे रहे हैं लीवर पे, हम ऐसे अभ्यासों को चयन करना चाहिए। बहुत एडवांस की तरफ नहीं जाना है। योग के लिए कहा जाता है, जैसे अभी आप सुन भी रहे थे, पिछले कॉलर के लिए बहुत अच्छा जवाब दिया सर ने, कि हल्के फुल्के अभ्यासों को अपने जीवन में अपनाएं। तो सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना है। आप मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, शशक आसन, वक्र आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन यदि लचीलापन बढ़ जाता है, और जानुशीर आसन, और अगर मैं कहूँ एनलार्जमेंट के साथ साथ अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए तो टॉप्सी टर्वी पोस्चर्स हमें लाभकारी होते हैं। उसमें आपका शरीर लचीला है, पात्रता है, आप विपरीत करनी आसन सीख सकते हैं किसी योग शिक्षक की देखरेख में। तो ऐसे अभ्यास और आपकी जीवन शैली और आपका आहार का सही चयन तो आपको लाभ पहुंचा पाएगी। अगले कॉलर हिमाचल प्रदेश से हैं हमारे साथ, अंजन ने हमें कॉल किया है। अंजन, स्वागत आपका भी हमारे कार्यक्रम में, बताइए आपका प्रश्न क्या है। अगले कॉलर हिमाचल प्रदेश से हैं हमारे साथ, अंजन ने हमें कॉल किया है। अंजन और साथ ही तमाम दर्शकों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि जब भी हमें कॉल करें अपने टीवी की वॉल्यूम, टीवी की आवाज को बिल्कुल कम रखें और एक बार में अपना सवाल पूछें। अंजन, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मुझे नींद नहीं आती है रात को, मैं सोने जाता हूँ तब मेरे को कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ मैं। जी डॉक्टर गोस्वामी, फिर से कुछ ना कुछ सोचने की बात है। जहाँ तक नींद की समस्या है, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी संख्या में खासतौर से आजकल के युवा
वो तनाव के चलते हो या किसी और वजह से हो, नींद से जुड़ी समस्या काफ़ी, या तो लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या उनको नींद ही नहीं आ रही। हमारे जीवन के 4 पहिए हैं, जिसपे जैसे कार के 4 पहिए हैं, एक बिल्डिंग के 4 पिलर हैं, ऐसे जीवन भी 4 चीज़ों पर खड़ा होता है। एक है हमारा भोजन, एक है हमारी नींद, एक है व्यायाम और एक है मानसिक स्वास्थ्य। यदि नींद गड़बड़ाई तो जैसे एक कार में यदि एक टायर में पंचर हो जाए तो बाकी 3 कितनी भी हवा अच्छी क्यों ना हो वो बेकार ही है। तो एक भी गड़बड़ाएगा तो बाकी 3 पर असर आएगा। आपकी नींद गड़बड़ा रही है। नींद का काम क्या है? जो शरीर दिन भर काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, आप पूरे के पूरा समग्रता से काम कर रहे हैं। नींद में आप पूरे अंग को आराम देते हैं और फिर से ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, तैयार करते हैं अगले दिन के लिए। तो रात की नींद बहुत जरूरी है। अब रात की नींद जरूरी होने के लिए पहली बात आप ध्यान रखें कि एक तो नींद का समय तय करें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 9 बजे सो गए, एक दिन 10 बजे सो गए, एक दिन 11 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए। आपका कोई टाइम नहीं है। नींद एक शक्ति है, एक देवी है, एक ऊर्जा है। उसको आपको वेलकम करना होगा, उसको तवज्जो देनी होगी, उसका आदर और सत्कार करना होगा, उसका एक समय निश्चित करें। उसके बाद जब आप सोने के लिए जाएं तो जब आपने खाना खाया है, रात का डिनर किया है, मान लो आपने 7:30 या 8 बजे खाना खा लिया, तो 1.5 से 2 घंटे का अंतराल हो आपके सोने में और आपके भोजन में। ऐसा ना हो कि आपने बस खाना पूरा किया ही था कि आप सोने चले गए, तो नींद नहीं आएगी। थोड़ा सा अंतर हो। और खाना खाने के बाद अपने मन को एक्टिव ना करें। ऐसे कोई घर में बातचीत ना करें या कि ऐसे किसी फ़ोन से, फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से ऐसी बात ना करें जिससे मन आपका परेशान हो जाए। कोई दुख की बात, कोई झगड़े की बात, कोई तनाव की बात, कुछ कमी की बात, कुछ डर की बात, उस समय मन को एक्टिव नहीं करना। यदि वो मन उस समय एक्टिव हो गया तो जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे तो वो जो एक्टिव मन है वो एक्टिव लगातार बना रहेगा और नींद नहीं आएगी। तो कोशिश करें सोने से पहले अपने मन को शांत करें, हल्का फुल्का अपने आप को रखें। अब रात को सोने से पहले अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धो लेना, बिस्तर पर बैठ जाना, सरसों का तेल लेना और पैर के तलवे के नीचे थोड़ा सा तेल हाथ में ले लेना, थोड़ा सा 2-3 बूंद तलवे के नीचे मालिश कर लेना। बिस्तर पर बैठे बैठे घुटने के नीचे अच्छी तरह से रगड़ कर मालिश कर लेना। उसके बाद वही जो तेल के हाथ हैं कान की अच्छी तरह से रगड़ कर मालिश कर लेना। 3 जगह की मालिश करते ही आपका नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाएगा। फिर आप बैठ जाना बिस्तर पर आंखें बंद करके और सोने की तैयारी है। ध्यान रखना कमरे में कोई बासी कोई सामान ना हो, जूते चप्पल बिखरे ना हो, कपड़े बिखरे ना हो, वहाँ की एनर्जी पूरी तरह से बिखरी हुई ना हो। साफ सुथरी चादर पर आप लेटें, लेट कर आँख बंद करके अपने ध्यान को अपनी सांस पर लाना और थोड़ी देर के लिए ओम का जाप करना। श्वास भरना ओम, धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं घर में पूरी आवाज़ गूंज जाए, धीरे धीरे कि आपकी वो आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है। कुछ देर के लिए ओम का जाप करना, फिर लेट जाना बिस्तर पर, लेट कर आंखें बंद करना और अपने ध्यान को अपने माथे के बीच में लाकर, ये ध्यान यहाँ जब माथे के बीच में आता है, ये स्थान मन का घर है। जब मन यहाँ आता है तो आप सो जाएंगे। हम ख्यालों में रहते हैं, मन यहाँ आ ही नहीं पाता, इसलिए हमारी नींद ही नहीं आती। तो मन को आप यहाँ लाने की कोशिश करें। उसके बाद आप अपने शरीर को देखना शुरू करें। देखें अपने पैरों को, दिन भर काम किया था उन्होंने, अंगूठे को देखें, अंगुलियों को देखें, तलवे को देखें, मन से उसको महसूस करें। टखने को, पिंडली को, घुटने को, जंघा को, पेट को, कमर को, छाती को, हाथों को, गले को, पूरे चेहरे को, एक एक करके आप अंगों को प्यार से देखते चले जाएं। आप पाएंगे थोड़ी देर में ही आप गहरी नींद में चले गए। ये एक विधिवत तरीके से जब आप सोने के लिए जाएंगे तो आप जो हैं वो सुषुप्ति अवस्था में सीधे चले जाएंगे। अन्यथा क्या होता है, हम जाते हैं सोने के लिए, थोड़ी देर नींद आ जाती है, फिर आँख खुल जाती है और कई बार आँख रात को पेशाब करने के लिए खुलती है। तो ध्यान रखना, ऐसे में यदि आपकी आँख रात को खुल जाती है तो खाना खाने के बाद आप पानी ना पिए। पानी जो है वो सूर्य जब तक है तब तक पानी खूब पिए। सूर्यास्त के बाद लिक्विड नहीं लेना चाहिए, अन्यथा रात को पेशाब के रूप में, चूंकि ब्लैडर भर गया है, अब आपको उठना पड़ेगा और फिर जब उठे हैं एक बार फिर दोबारा नींद नहीं आएगी। तो उसकी एक व्यवस्था करें, तैयारी करें
और दिन में अपने आप को कुछ एक्टिविटी दें, थकान दें शरीर को। यदि थकाओगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। दिनचर्या आपकी स्वास्थ्य से भरी हो, प्रसन्नता से भरी हो, उत्साह से भरी हो, उमंग से भरी हो। चूंकि दिन रात पे टिका है, रात दिन पे टिकी है। आपका दिन अच्छा है तो आपकी रात अच्छी होने वाली है, और आपकी रात अच्छी है नींद से भरी हुई तो अगला दिन अच्छा होने वाला है। तो करें इन बातों को। बिल्कुल। एक और कॉलर है राजस्थान से, हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, आपका भी शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है। कर आप सभी को भी। जी विशाल। जी मैडम, मेरा ये सवाल था जी कि जैसे कोई अपंग है, हैंडीकेपेड है, या फिर कोई जैसे लेडीज है उनको ऑपरेशन वगैरह किया हुआ है, तो वो उनसे उनका एक चिड़चिड़ापन वगैरह भी ऐसा होता है, तो उनको कैसे योगासन योग जो भी है करना चाहिए। ठीक है ललित, ये भी अपने आप में वाजिब सवाल है। कई ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, बिल्कुल, या कोई किसी का इस तरह का उपचार चल रहा है जिसमें वो शरीर बहुत ज़्यादा नहीं हिला डुला सकते। बिल्कुल। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए शारीरिक स्तर के सारे अभ्यास करना सक्षम नहीं है, परंतु उनके लिए सूक्ष्म क्रियाएं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खड़े होकर ही सारे अभ्यासों को करें। यदि पैरों से किसी कारणवश आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो आप बैठे बैठे ग्रीवा की, स्कंद की, कटी की, कमर की मूवमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप श्वास की क्रियाएं कर सकते हैं। आप बैठे बैठे कुछ आसनों को, अभी पीछे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से 5 मिनट का योगा ब्रेक ऑफिस में कैसे आप बैठे बैठे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, वो भी निकाला गया था। तो आप अपने स्थान पर बैठे बैठे चेयर पे भी अभ्यास को कर सकते हैं। यदि कोई और ज़्यादा अवस्था किसी की सहज नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो बेड पे लेटे लेटे आप अपने शरीर को हल्का हल्का ग्रीवा का अभ्यास कर सकते हैं, उंगलियों का चालन कर सकते हैं, उंगलियों का कटी वाले भाग को हल्का हल्का हिला सकते हैं, मरकट आसन के रूप में कर सकते हैं। और साथ ही साथ आनापान, जिसे हम कहते हैं आती जाती श्वास की अनुभूति, जो आप सुन रहे हैं स्वामी जी के माध्यम से, कि जब आप श्वास को देखना शुरू करते हैं तो आपके शारीरिक स्तर के रोगों का उपचार होना स्वाभाविक शुरू हो जाता है। क्योंकि कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जितनी वायु धीमी होती जाती है उतना मन शांत होता जाता है, उतना मन प्रबल होता जाता है, और साथ ही साथ शारीरिक ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है जी। और ललित, मैं चाहूँगी भी कि आप कुछ योग आसन बताएं, क्योंकि हमारे साथ दीप्तेश जो हैं योगा स्टूडेंट, वो भी जुड़े हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को कुछ आसन बताएं भी। और ललित, जैसे अभी सवाल भी आया था दिव्यांगों को लेकर खास तौर से, और डॉक्टर गोस्वामी ये हमने देखा भी है कि योग को लेकर कोई, मान लीजिए फिट युवा तो मुझे लगता है देर से जागते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी से ग्रसित है, मोटापे से ग्रसित है, तो वो थोड़ा एक समय बाद सीरियस होते हैं और वो योग शुरू करना चाहते हैं। तो वो ऐसे कौन से सरल आसन हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है? अगर आप कोई आसन हमें दीप्तेश के जरिए बताना चाहिए। जी, तो मैं चाहूँगा यहाँ दीप्तेश जी, हम एक ऐसे ग्रुप को मेंटली लेवल पे लेके चलते हैं जो योग में नए हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनके लिए योग यात्रा आज से शुरू हुए। तो इसके लिए कुछ चालन क्रियाओं को हम यहाँ पर करेंगे सर्वप्रथम। तो दीप्तेश जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप ये बैठकर भी कर सकते हैं, जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते हैं। पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर समस्थिति, हाथों को जंघाओं के पास रख के खड़े हो जाएं। अब यहाँ से हम ग्रीवा की बहुत सरल अभ्यास है जिससे ग्रीवा से संबंधित विकारों को दूर किया जा सके, वह अभ्यास सीखेंगे। तो हाथों को जंघाओं के पास रख सकते हैं, अलग अलग वेरिएशन है। आप हाथों को कमर पर रखें और अब खुली आंखों के साथ श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएं। अपने ठोड़ी को कंठकुप से लगाने की कोशिश करें। जिनको ग्रीवा से संबंधित विकार है, ज़्यादा पीड़ा है, गर्दन ना झुकाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट ऐसा अभ्यास आगे ना झुकाएं, मध्यम भाग में रखें। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं खुली आंखों के साथ। सांस के साथ तालमेल बनाएंगे तो मन बाहर भागेगा ही नहीं। पुनः सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकाएं। श्वास को भरते हुए गर्दन को एक बार पुनः पीछे ले जाएं। तो इस तरीके से आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। दूसरा, ग्रीवा को दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास करें। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में मोड़ें। अपने ठोड़ी को कंधे की सीध में लाने की कोशिश करें। श्वास को धारण करते हुए भरते हुए मध्यम भाग में आए। ऐसा ना होगा आपने सिर्फ वहाँ भरी और फिर आप आ रहे हैं। भरते भरते आइए जिससे मन एकाग्र रहे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्यम भाग। इस अभ्यास को भी एक बार और दोहरा जाएं दीप्तेश जी। तो यह अभ्यास आपके गर्दन में लचीलापन लाता है। आप देखेंगे यदि आप बैठे बैठे भी कर रहे हैं, जैसे हम चेयर पर बैठ के करें, तो यदि आज हमारा इतना संभव है तो रोज़ाना करते करते हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ना शुरू हो जाता है, लोकोमोशन बढ़ जाता है
और हम सक्षम हो जाते हैं और करने के लिए। तीसरा और ग्रीवा का अंतिम अभ्यास यहाँ पर करेंगे, गर्दन को दाएं एवं बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। तो श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में झुकाएं, दाहिने कान को दाएं कंधे के समीप लाने की कोशिश कीजिए। इसमें कंधा नहीं उठाना है, सावधानी है। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आ जाएं। यही अभ्यास दूसरी तरफ से। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आ जाए। तो ये ग्रीवा का कुछ अभ्यास हुआ। 2 अभ्यास कंधों के कर देते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति अपने ऊपरी भागों को, वक्षस्थल से ऊपरी भाग को, ऊर्ध्वगामी भाग को स्वस्थ रख सकता है। तो यहाँ से हाथों को वापस लें दितेशी। अब सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। खुली आंखों के साथ हाथों को एक सीध में बिना कोहनी मोड़े ऊपर ले जाएं। स्कंद चारण क्रिया का अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए, खाली करते हुए हाथों को नीचे ले आएं। हथेलियों का मुख बाहर की ओर रखें जब ऊपर जाएं। एक बार और दोहरा जाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। यदि ये देखिए ये खड़े होकर करना संभव नहीं है तो आप बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य है कि आपका सांस के साथ तालमेल बनाते हुए अपने अभ्यास को करना है। अब दूसरा और अंतिम स्कंद का अभ्यास, स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में उठाएं बगल में, और कोहनियों को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधों पर रखें, कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। और अब यहीं से श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर ले जाएं। श्वास को बाहर करते हुए, खाली करते हुए शून्य की आकृति बनाते हुए नीचे की ओर लाएं। एक बार और दोहरा जाएं। अब यही अभ्यास विपरीत दिशा से भी आप करें। यहाँ हमें समय सीमा का भी ध्यान देना है, बाकी सभी कॉलर्स को भी सुनना है, इसलिए हम 1-1, 2-2 बार कर रहे हैं जी। तो दर्शकों आपको घर पे 8 से 10 बार रोजाना करना चाहिए। बहुत सरल है, जैसे गुरुजी ने भी कहा कि सूक्ष्म मुझे क्रिया लग रहा है डॉक्टर गोस्वामी, मुझे लग रहा है ये तो हर एक के लिए है, क्योंकि या तो मोबाइल पे बैठे हैं या हम सिस्टम पे बैठे हैं, तो हमारा यही पार्ट है जो मूव नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हर कोई, चाहे दफ्तर में है या घर पे है या खाली बैठा है, वो ये आसन कर सकता है। और एक तरह से जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट है उसके ज़रिए मैं कह सकती हूँ कि अच्छी सेहत, और ख़ास तौर से जैसे आपने भी बताया कि गर्दन और हमारे कंधों को लेकर मोबिलिटी बढ़ सकती है और बेहतर हो सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देवाराम ने राजस्थान से कॉल किया है। देवाराम जी बताइए आपका प्रश्न क्या है। देवाराम जी आप सवाल पूछ सकते हैं। विकास ने हमें कॉल किया है। विकास, आपका शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। विकास बताइए आपका सवाल। हाँ मैम, सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब मैं सोने जाता हूँ और सोने की अंतिम अवस्था जब मुझे नींद आती है तो विकास माफ कीजिएगा, एक बार अपना सवाल दोहराइए, थोड़ा तेज बोलिए, हम तक आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। हाँ मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं सोने जाता हूँ, रात हो चाहे दिन में कभी भी हो, और जब पूरा मन मेरा स्थिर हो जाता है, शांत होता है, अब मुझे नींद आने वाली ही रहती है, तो उसके बाद मेरी हाथ पैर में झंझनाहट हल्की हल्की होने लगती है। ठीक है विकास, ये समस्या कब से है आपको? ये लगभग मैडम 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष हुआ। आपकी उम्र क्या है विकास? मेरा वो उम्र है वही 28 वर्ष के आसपास। 28 साल। विकास एक सवाल और है, आपने कभी किसी डॉक्टर से कुछ कंसल्ट किया है? किसी भी डॉक्टर या चिकित्सक को दिखाया आपने? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं कराया। कुछ लंबे समय पहले एक छोटा सा ऑपरेशन कराया था, वेरिकोवेंस का, हाइड्रोफिल का ही भाग होता है, तो वो लगभग सक्सेसफुल नहीं रहा था। लेफ्ट टेस्टिकल में दर्द रहा। उसके बाद से कुछ नया ये चीज हमें होने लगी। एक बार वॉलीबॉल खेलने के दौरान गिर गया था, जिसमें मतलब S1 में मुझे हल्का चोट लग गया था। ठीक है, तो ठीक है डॉक्टर गोस्वामी, आप कुछ सलाह इन्हें देना चाहेंगे? और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी ये तो आप बताएं, साथ में अच्छी बात है तमाम युवा जो हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं आज। दूसरी बात ये भी है कि कई लोगों के मन में ये बात है कि योग ना, हम वो पहला स्टेप उठाने से ही लोग कतराते हैं। उन्हें लगता है योग बहुत आराम से और बहुत समय में निकाल के किया जाएगा, क्योंकि बहुत आराम से धीरे धीरे सांसों पर ध्यान रखकर होता है, और उसका प्रभाव असर दिखने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए योग से जो ये बहाना बनाकर कतराते हैं, उनके लिए भी आप क्या कहेंगे? नहीं, एक तो आप पहले अपने B12 का ध्यान दें। हो सकता है आपका विटामिन B12 कम हो, उसकी वजह से भी हाथों पैरों में झंझनाहट की शिकायत शुरू हो जाती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका उतना सक्रिय नहीं है, उतना स्वस्थ नहीं है। जब आप सीधा लेटते हैं तो झंझनाहट की अनुभूति आपको होती है। ऐसे में आप कुछ तानने वाले आसन, जैसे आप तान आसन, खड़े होकर ताड़ आसन, लेट कर तान आसन, लेट कर ही कटी चक्र आसन, जिसमें आप अपनी कमर को दाएं बाएं और खींच रहे हैं, उससे आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। साथ ही साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी किया करें,
जिससे आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होने लगेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ तनाव आपके अंदर बैक ऑफ द माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में आपके चल रहा हो, क्योंकि कुछ बीमारी से आप ग्रसित रहे हैं। तो अपने B12 को ध्यान दें, पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ाकर रखें, कुछ शरीर को तानने वाले अभ्यास करें, मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि ये जो समस्या है, जब आप सीधा लेटते हैं और आपको झंझनाहट की शिकायत होती है, तो आप ये कम हो जाएगी। साथ ही साथ आप यदि मालिश करना शुरू करें, अपनी सरसों का तेल ले लें सुबह के समय या नारियल का तेल, नहाने से पहले अपने ही शरीर की रगड़ कर मालिश कर लिया करें। उससे भी आपके सब मांसपेशियों को ताकत मिलेगी, नर्वस सिस्टम को ताकत मिलेगी, आपके जोड़ों को मजबूती आएगी और नींद भी आपकी बहुत ही गहरी होने वाली है। तो ये शुरू करके देखिएगा। ठीक है। और दूसरा सवाल भी मेरा, अस्तित्व में योग कोई कठिन कार्य नहीं है। योग तो ऐसे ही है जैसे हम नहाते हैं, खाते हैं, रोज अपने अपने कार्य करते हैं, उसी में ही हल्के फुल्के योग के अभ्यासों को शामिल किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं कि योग आज करेंगे उसका लाभ कल होगा। योग तो ऐसे ही है कि पानी अभी पिएंगे तो प्यास अभी मिटेगी, खाना अभी खाएंगे तो भूख अभी मिटेगी, अभी सोएंगे तो आराम अभी मिलेगा, अभी सांस लेंगे तो जीवन अभी बहेगा। आप अभी हाथ को हिलाइए, अभी मांसपेशियां हल्की हो जाएंगी। कल किसने देखा है? योग तो वर्तमान की बात करता है, वो कभी फ्यूचर में जाता ही नहीं है। अभी करें कपालभाति का अभ्यास, सांसों को फेंके बाहर, अभी आपके टॉक्सिन्स जो हैं, अभी पाचन तंत्र का जो पूरे का पूरा संस्थान है वो सक्रिय हो उठेगा, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा। जब आप योग का अभ्यास कर रहे होते हैं उसी समय उसका लाभ आपको मिल रहा होता है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं, क्योंकि वो कहीं अंदर मिल रहा होता है। हमारी आंखें केवल बाहर देखती हैं। हम कहते हैं नहीं हम डंबल उठाएंगे तो हमारी जो बाहर की मसल्स हैं वो हमें दिखाई देंगी, थोड़ी बन गई हैं, लेकिन अंदर जो कपालभाति क्रिया है या अन्य अभ्यास करेंगे वो अंदर आपको दिख नहीं रहा है कि वहां पर कितना स्वास्थ्य लाभ आपके सारे अंग ले रहे हैं। तो जो दिख नहीं रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वो हो नहीं रहा है। आप अभी कर रहे हैं और वो अभी होगा। इसलिए योग के हल्के फुल्के अभ्यास, जैसे ललित जी अभी बता रहे थे, हल्के फुल्के अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा हो, जिसमें गर्दन को घुमा लो, हाथों की उंगलियों को सीधा करके मोड़ लो, कलाई को घुमा लो, कोहनी को घुमा लो, कंधों को घुमा लो, कमर को दाएं बाएं मोड़ लो, शरीर को तान लो, पैर के ऊपर पैर रख कर थोड़ा सा पैर को हिला दो, साइड में घूम जाओ। कुछ ऐसा हल्का फुल्का अभ्यास जो आप मेट्रो में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं, फ्लाइट में हैं, आप ऐसे ही हैं, खाली हैं, और तब भी आप हल्के फुल्के अभ्यास कर लें। विधिवत योग का अभ्यास सुबह खाली पेट जो आधा घंटा निकाल कर आपको करना है, यदि वो आप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप हल्के फुल्के अभ्यासों के साथ अपने जीवन को शुरू करें और आप पाएंगे कितना अच्छा उससे आपको लगेगा। फिर आपके अंदर की रुचि पैदा होगी। जब हल्के फुल्के अभ्यास इतना लाभ दे सकते हैं, ऊर्जा से भर सकते हैं, मन को एकाग्र और शांत कर सकते हैं, तो यदि आधा घंटा हम निकाल लें, वैसे तो योग का प्रोटोकॉल जो 40-45 मिनट का है, यदि वो अभ्यास कर लें तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आधा घंटा ही निकाल लें, चलो 30 मिनट नहीं तो 20 मिनट निकाल लो, 20 नहीं तो 10 मिनट ही निकाल लीजिए। वैसे भी तो मोबाइल पर हम बहुत सारा टाइम यूं ही खराब कर देते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, इधर उधर हम खाली टाइम बहुत है हमारे पास, लेकिन हम करना नहीं चाहते। बीमारी जब आती है तब हम योग की तरफ जाते हैं, बीमारी आने पर, रोग आने पर योग की तरफ नहीं जाना जी। योग की तरफ जाओ, रोग आएगा ही नहीं। तो हल्के फुल्के अभ्यास आपके अंदर जीवन जीने की नई दिशा देंगे, नई ऊर्जा देंगे, नई शक्ति देंगे। आप करके तो देखिए। जी। अब अगले कॉलर राजस्थान से अरविंद ने कॉल किया है। अरविंद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी अरविंद जी, सवाल पूछिए। मैम ये कहना चाह रहा हूँ, बेटी 14 साल की है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो ऐसा कौन सा योग करना चाहिए? ठीक है ललित जी, लंबाई बढ़ाने के लिए भी योग सहारा बन सकता है? देखिए, बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, परंतु हाइट बढ़ाने के लिए आपका आहार, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अभ्यास के साथ साथ आपको आहार पे भी ध्यान देना है। आप ऐसी डाइट लें जो न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट हो, सात्विक डाइट हो। और अभ्यास कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों के लिए, वो हम देखते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, आज देख रहे हैं वजन बहुत ज़्यादा कंधों पे आ गया है, बैग में इतना वेट हो गया है, बच्चों का कंप्रेशन शुरू हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे इतना भारी भरकम बैग लेके चल रहे हैं
और कहीं ना कहीं उनके कारण उनकी हाइट कंप्रेस होती जा रही। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत ही सरल 3 प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे आपके साथ साझा करेंगे। तो दीप्तेश जी, ताड़ आसन का अभ्यास यहाँ पे प्रदर्शित कर दीजिए। पैरों में, दीप्तेश जी, तो पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर लाएं। उंगलियों को फंसाते हुए हथेलियों को बाहर करें, श्वास को बाहर करें। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचिए। अब यहाँ पर जिनको घुटनों से संबंधित विकार है, बड़े बुजुर्ग यदि अपने शरीर को तानना चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टर सर ने कहा कि तान वाले आसन करने चाहिए नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, उनके लिए आप इस प्रकार कर सकते हैं। परंतु बच्चों के लिए क्या करना है? एड़ी को उठाना है, पंजों पर संतुलन बनाना है, एक बिंदु पर एकाग्र होना है, ऊपर की ओर खींचना है। और साथ ही साथ यदि संभव हो तो इसमें 15 से 20 कदम 50 कदम चल भी सकते हैं। बच्चों को एड़ी उठा के चलने के लिए भी हम कहीं ना कहीं कहते हैं, जिससे उनके स्नायु तंत्र में साथ ही साथ मांसपेशियों में एक अच्छा खिंचाव अनुभव हो पाए। धीरे से वापस आ जाए। दूसरा अभ्यास पर्वत आसन। तो पर्वत आसन के लिए आप घुटनों के बल आ जाएं जी, और दोनों हाथों को आगे ले जाएं। और अब यहीं से पंजों को खड़ा करते हुए घुटनों को उठा दीजिए और पर्वत आसन की स्थिति को धारण करें। दीप्तेश जी, इस अभ्यास को दूसरी दिशा में दिखा दीजिए जिससे दर्शक जन देख पाएं जी। तो पर्वत आसन का अभ्यास ये सूर्य नमस्कार की 5वीं और 8वीं स्थिति मानी जाती है। इस स्थिति में अपने आप को खिंचाव दें, स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिव करें, पूरी तरह स्ट्रेच करें, एड़ियों को लगाने की कोशिश करें। इस स्थिति में कुछ क्षण स्थिर होना है। और तीसरा अभ्यास आपको उष्ट्रासन जैसे अभ्यास को करना है, जो कमर को पूरी तरह खोलता है। उष्ट्रासन का अभ्यास दर्शा दीजिए। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। इसी स्थिति में पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं, दोनों हाथों को सामने कंधों की सीध में ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को बगल से पीछे ले जाएं। दाहिने हाथ से दाईं एड़ी, बाएं हाथ से बाईं एड़ी को छूने की कोशिश करें। गर्दन को पीछे की ओर, सीने का फैलाव सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं और इसका काउंटर पोज शशक आसन को पूर्ण करके अभ्यास को विश्राम दें। तो ऐसे ये 3 अभ्यास जिसमें कमर पूरी तरह मुड़ रही है, पीछे की ओर, आगे की ओर, ऐसे अभ्यास, और ऊपर की ओर खींच रही है, ऐसे अभ्यास हाइट बढ़ाने में बच्चों को लाभकारी है। ठीक है। इसी के साथ डॉक्टर गोस्वामी, कुछ और बेसिक्स हैं वो योग को लेकर मैं आपके ज़रिए क्लियर करना चाहूँगी। कोई और व्यायाम, जैसे आपने डंबल का जिक्र किया था, लोग जिम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं और तरह तरह के व्यायाम करते हैं, उनसे योग किस तरह से अलग है? योग एक समग्र अभ्यास है जो हमारे शरीर, इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे प्राणों, हमारी पूरी ऊर्जा के ऊपर काम करता है। योग असलियत में हमारे जीवन के ऊपर कार्य करता है। जिम या अन्य अभ्यास वो केवल इस शरीर के एक हिस्से तक कार्य करेंगे, स्थूल भाग तक कार्य करेंगे, लेकिन जो सूक्ष्म स्तर है वहाँ पर योग कार्य करता है। तो योग स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक कार्य कर रहा है। वो संस्कार जो चित्त में पड़े हुए हैं उनको भी साफ करने का कार्य कर रहा है। वो हमें हमारे ही स्वरूप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, अपने होने का एहसास दिलाने का कार्य कर रहा है। तो शारीरिक रूप से यदि स्वास्थ्य पाना हो तो योग मदद करेगा, मानसिक रूप से स्वास्थ्य पाना हो तो योग मदद करेगा, अपने भावनाओं को स्वस्थ बनाना हो तो योग मदद करेगा, अपनी बुद्धि का विकास करके निर्णय क्षमता को और बेहतर करना हो तो योग मदद करेगा, विचारों को शुद्ध और पवित्र करना हो तो योग मदद करेगा, और साथ साथ यदि अपने आत्म भाव को अनुभव करना हो तो योग मदद करेगा। तो जीवन के हर पहलू पर योग हमारी मदद करता है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग यही कार्य कर रहा है कि जीवन का हर पक्ष जो अछूता है अभी सामान्य जीवन में, वो अछूता न रह जाए और जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जिया जाए। डंबल अपना काम करेंगे, जिम अपना काम करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसे छोड़ो और आप योग को पकड़ो, लेकिन आप ये जानो कि हर अभ्यास की अपनी एक सीमा है। योग असीम है, वो आपकी चेतना तक आपको पहुंचाएगा। तो आप डंबल करें, आप अपनी बाहर की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए अच्छा है। आप अन्य अभ्यास करें, अच्छा है, लेकिन आप उससे योग की तुलना ना करें, क्योंकि योग एक अलग कार्य है जो आपके जीवन के दर्शन को बदलने का कार्य करता है, जीवन की किताब नए सिरे से लिखने का कार्य करता है, या आपके नजरिए को बदलने का कार्य करता है।
तो सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन योग को जरूर पकड़ना, क्योंकि ये हमारी वेदों के काल से चली आ रही, उससे भी पहले से एक परंपरा है जो कभी कभी लुप्त हुई नहीं है। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है यह जीवन मानव के लिए, हमारे ऋषियों की जो अनूठी देन है कि यदि शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आत्मा का विकास करना है तो योग के अलावा कोई और तरीका हो नहीं सकता। बिल्कुल। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, पंकज ने, माफ कीजिएगा, राम अवतार ने हमें कॉल किया है। राम अवतार जी शुक्रिया, बताइए सवाल क्या है आपका? मानसिक बीमारियों के लिए कौन सा प्राणायाम योग करना चाहिए, इमोशनल के लिए? ठीक है, ये समझना चाह रहे हैं कि भावनात्मक मजबूती के लिए कौन सा ऐसा योग है जो किया जा सकता है? हाँ। जी जी। तो राम अवतार जी, भावनात्मक में आप यदि डिप्रेशन में हैं तो अगर इसमें अगर कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं और भीतर की यात्रा में डूबे रहते हैं, शांति नहीं है भीतर, यहाँ हम डूबने की जो बात कर रहे हैं वो शांति वाली बात कर रहे हैं। शांति वाली यात्रा हो तो बात ही क्या हो, फिर तो योग की यात्रा पे आ गए। परंतु अगर डिप्रेशन में है तो आपको ऐसे अभ्यास करने चाहिए जो आपको बाहर की तरफ लेकर आए, जिसमें आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास को कर सकते हैं, योगासनों के कुछ अभ्यासों को कर सकते हैं, प्राणायाम में आप भ्रामरी प्राणायाम को कर सकते हैं, वो भी कुछ चरण तक। आप ऐसे अभ्यासों को करेंगे जो आपको बाहर की तरफ अपने शारीरिक स्तर को एक्टिव करने में मदद करेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा उत्सुक तनाव में रहता है, तब आप ऐसे अभ्यासों करें जो शांति प्रदान करें, तब ऐसे प्राणायाम को करें। तब अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और आप साथ ही साथ कुछ क्षण के लिए मौन रहकर अपने आप को खुद से जानने का अभ्यास, जो हम कहते हैं खुद को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। और ध्यान विधिवत रूप से सीखने की कोशिश करिए। ध्यान कोई करवा नहीं सकता है, बस स्वतः घटित होने वाली प्रक्रिया है। तो कुछ क्षण शरीर के साथ जुड़ें, फिर श्वास के माध्यम से उसको अनुभव करें, फिर संवेदनाओं को जानने की कोशिश करें कि भीतर किस प्रकार की संवेदनाएं हो रही। और यकीन मानिए, जब आप भीतर देखना शुरू करते हैं शांत मन के साथ, तो आपके बाहर के स्वरूप में, आपके मानसिक स्तर में जो भी उथल पुथल हो रही है उसमें सहजता आनी शुरू हो जाती है। आपका जीवन बहुत शांतमय, सहजमय, हंसमुख बीतना शुरू हो जाता है। ठीक है। और डॉक्टर गोस्वामी, सुख दुख जो है वो तो जीवन में चलता ही रहेगा, दबाव चलता ही रहेगा, स्ट्रेस बना ही रहेगा। कई लोगों के मन में होता है कैसे हम कुछ आसन के जरिए इस अवस्था में आ सकते हैं कि हम सुख की अनुभूति करने लग जाएं, दुख हम पर उतना हावी ना हो जाए। वो अवस्था कैसे आती है? योग के भी क्या चरण है, कैसे आती है वो अवस्था? क्या ये मुश्किल है या आसान है? क्या समझाएंगे इस पर आप? हम ये सोचते हैं कि सुख मेरे जीवन में आ जाए, लाभ मेरे जीवन में आ जाए, जय मेरे जीवन में आ जाए, जो जो अच्छा है वो मेरे जीवन में आ जाए, और जो बुरा है वो कहीं पड़ोसी में चला जाए, किसी दुश्मन के पास चला जाए, दुख मेरे पास ना आए। सुख और दुख दोनों आपस में जुड़वा भाई हैं, सिक्के के दो पहलू की तरह। यदि सुख आप भोग रहे हैं तो दुख भी उसी अनुपात में आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। जब व्याकरण के अनुसार जब हम सुख और दुख को लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगाते हैं, समास लगाते हैं, जुड़े पड़े हैं, अलग किया नहीं जा सकता। हाँ, जीवन में परिस्थितियां आएंगी, परिस्थिति है, परिस्थिति है, वो आएगी। हजारों साल पहले भी आती थी, आज भी आएगी और अनादिकाल तक आती ही रहेगी, क्योंकि बाहर से है, प्रकृति से है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अपनी मन स्थिति को ताकत आप दे सकते हैं, अपनी आत्म स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। परिस्थिति को व्यवस्थित करने में ना जाओ, अपनी मन स्थिति को ताकत देने में जाओ। यदि हमने अपने मन की स्थिति को ताकत दी तो परिस्थिति से निकलने का रास्ता हमको हमारी मन स्थिति दे देगी। हम परिस्थिति को ठीक करने में लगे रहते हैं, ये ठीक हो जाए बाहर, ये ठीक हो जाए बाहर, उससे क्या होगा? कुछ और बिगड़ जाएगा, कुछ और बिगड़ जाएगा। ठीक करते जाओ, एक के बाद दूसरी लहर आ जाएगी, तीसरी लहर आ जाएगी। आप ही अपने मन को ऐसे तैयार करो कि जब भी कोई दुख आए, कोई भय आए, कोई विपरीत परिस्थिति घटे, तो आप उससे कैसे निकल पाओ, कैसे अडिग रह पाओ, कैसे शांत होकर वहां से अपने रास्ते निकाल पाओ। वो तब होगा जब हम योग का अभ्यास करके अपने अंदर को शांत कर रहे होंगे। तो हलचल बाहर है लेकिन स्थिरता भीतर है। हम बाहर स्थिरता लाने में लगे रहते हैं,
अंदर की जो हलचल है वो जू की त्यों बनी रहती है। योग अंदर स्टेबिलिटी पैदा करता है, और जब अंदर स्टेबल हो जाते हैं हम, जैसे एक हम चल रहे हैं तो पहले संतुलन को पकड़ते हैं। साइकिल पर चलने वाला सवार पहले अपने संतुलन को पकड़ता है और साइकिल को चलाता है, और जब साइकिल चलाता है, कहीं गड्ढा आता है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो वो हैंडल को कस के पकड़ लेता है और आराम से अपने संतुलन को पकड़ के आगे निकल जाता है। जब परिस्थितियां बाहर आएं तो उसी समय अपने भीतर के संतुलन को पकड़ लेना, जो योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से आपने अपने संतुलन को बढ़ाया होगा, जैसे ही आप उसको पकड़ेंगे परिस्थितियां आएंगी। जीवन में किसके परिस्थिति नहीं आई, भगवान राम के भी आई है, भगवान कृष्ण के भी आई है, बुद्ध के भी आई है, तो भगवान महावीर के भी आई है। सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, वो आती रहेंगी। बात यह नहीं कि परिस्थितियां हैं या नहीं, बात यह है कि उन परिस्थितियों से हम कैसे निकलते हैं, उनका सामना कैसे करते हैं, शांत होकर करते हैं या अशांत होकर करते हैं। योग का आध्यात्मिक पक्ष हमें यही सिखा देता है। पूरा गीता का जो सांख्य योग है, जो ज्ञान योग है, वो यही सिखाता है कि जीवन को कैसे आप लेकर चलें। युद्ध जैसी स्थिति भी खड़ी हो जो अर्जुन के सामने खड़ी थी, उस युद्ध में भी धर्म को कैसे आप पकड़ें, कैसे शांत रहें, ये योग सिखा देगा। बिल्कुल। और क्योंकि हम सब जो है वो एक तरह से कोरोना महामारी का भी मुकाबला कर रहे हैं, और इस दौर में हमने ये समझा है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो कितनी ज़रूरी है। एक बार फिर कहीं ना कहीं सेहत की तरफ ध्यान गया है, भले वो मानसिक सेहत हो, शारीरिक हो, दोनों ही। तो इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता की जब हम बात करते हैं ललित जी, तो योग कैसे इसमें, मैं कहूँ कि इसमें इजाफा करता है, वृद्धि करता है? और जैसे आपने पहले भी कहा था कि जो आज ही से योग शुरू कर रहे हैं, अगर उनके लिए भी आप कोई और ज़रूरी योग पहला चरण बताना चाहें दीप्तेश के जरिए। देखिए, इम्यूनिटी के लिए मैं सिर्फ शुरू करूं बात अपना अभ्यास सिखाने से पहले, तो 3 मुख्य बिंदु हैं इम्यूनिटी के लिए। अगर आप चाहते हैं आपकी शारीरिक इम्यूनिटी बेहतर हो, मानसिक इम्यूनिटी उससे ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि हम लगे हुए हैं सिर्फ शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अन्नमय कोश को स्वस्थ करने के लिए। प्राणमय, मनोमय कोश की तो बात ही नहीं होती है। इम्यूनिटी इज़ नॉट अ कैप्सूल कि आपने खाया और आज ही बूस्ट हो गई। आपको इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए समय लगता है, और शारीरिक इम्यूनिटी के साथ साथ मानसिक इम्यूनिटी को बिल्ड करना चाहिए, जो योग के माध्यम से की जा सकती है। इम्यूनिटी के लिए 3 मुख्य तर्क हैं। एक आपका राइट डाइट, आपकी आहार, दूसरा निद्रा, और तीसरा व्यायाम। तो व्यायाम के लिए आप योग का अगर हाथ अपनाते हैं तो यकीन मानिएगा योग आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए? ऐसे अभ्यास हमें करने चाहिए जिससे हम अपने वक्षस्थल का फैलाव कर सकें, जिससे हमारी ऊर्जा क्षमता, हमारी श्वास लेने की क्षमता को बढ़ा सकें। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं और करते हैं। तो हम यहाँ पर अभ्यास को शुरू करेंगे। दीप्तेश जी, अर्ध उष्ट्रासन के लिए अपने स्थान पर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। जी, बहुत सरल अभ्यास है। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। हमने इससे पहले उष्ट्रासन बच्चों के लिए दिखाया, बट सामान्य व्यक्ति विशेष उष्ट्रासन का पात्र नहीं होता है, तो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। जिनको घुटनों में दर्द हो वो इसके अलावा क्या कर सकते हो, खड़े होकर अभी बता देंगे। अब हाथों को नितंब के निचले भाग की जगह ऊपरी भाग पर रखें या कमर के निचले भाग पर रखें। कोहनियों को नज़दीक करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए पूर्ण स्थिति में जितना संभव है उतना झुकें और खुली आंखों के साथ अब सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। जैसे ही आप क्वेश्चन स्थिर होना शुरू करते हैं, आप अनुभव करेंगे आपके वक्षस्थल का फैलाव हो रहा है। आपकी शारीरिक क्षमता ज़रूर उस वक्त करते वक्त थकान होती है, परंतु जैसे ही आप वापस आते हैं आपको एक अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है। धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद एक बार आगे झुककर काउंटर पोज कर जाएं। अब जिनसे ये अभ्यास ना हो, आप बैठकर नहीं कर पा रहे हैं, तो खड़े होकर वो अर्धचक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके उपरांत दीप्तेश जी अर्धचक्रासन का अभ्यास करके दिखा दीजिए, क्योंकि कई दर्शक घुटनों के संबंधित विकार को लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं। तो घुटनों सीधे आप खड़े हो जाएं, पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर। हाथों को कमर पर रखें, कोहनियों को नज़दीक करें और सांस भरते हुए गर्दन और सीने वाले भाग को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए यथासंभव पीछे झुकें। याद रखिएगा, हमें कमर को आगे नहीं धकेलना है, गर्दन को पहले लेके जाना है, फिर वक्षस्थल वाले भाग के पिछले हिस्से को यानी ऊपरी बैक को झुकाना है। पैरों को सीधा रखना है। सामान्य श्वास। जब आसन में स्थिर होते हैं तो वहाँ स्थिरता के साथ साथ सुख की अनुभूति होनी चाहिए, जो महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, स्थिर सुखम आसन। आप शुरू में 3 से 5 श्वास, 5 से 7 श्वास अनुभव करें। धीरे धीरे 10 सांस तक जा सकते हैं। वापस आएँ और आगे झुक के पादहस्तासन में काउंटर पोज कर जाए। तो ऐसे कुछ अभ्यास, चाहे खड़े होकर हो, बैठकर हो,
पेट के बल भुजंगासन जैसे अभ्यासों को अपना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये आसन है जो किए जा सकते हैं। और आखिर में प्राणायाम को लेकर तमाम सवाल हमारे पास आयुष्मान भव में वैसे भी आते रहे, तो मैं आपसे प्राणायाम के लिए भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गोस्वामी, आपको क्या लगता है कि आज का जो युवा है वो क्या योग की तरफ, मैं कहूँ कि आजकल एक स्टेटस भी माना जाता है कि हम योगा कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया में भले ही उसकी वजह से मदद मिली है या वो एक तरह से सिर्फ दिखावा है, ये हमें समझना होगा। इसे आप कैसे देख रहे हैं? योग की तरफ जो युवाओं का रुझान है वो कैसा है? क्योंकि दुनिया भर में अब दृष्टिकोण योग को लेकर काफ़ी बदला है और लोग अपना रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? आज का जो युवा है, यदि हम कॉर्पोरेट लाइफ को देखें तो सुबह से लेकर रात तक वो एक ऑफिस में बैठा है, लैपटॉप पर काम कर रहा है, डेस्कटॉप पे काम कर रहा है, मोबाइल पे काम कर रहा है, और वो देख रहा है कि उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। उसका नेक स्टिफ है, उसके शोल्डर में स्टिफनेस है, बैक में स्टिफनेस है। वो जो ऊर्जा से भरकर वो सुबह के समय आता है, वो सांझ आते आते ऊर्जा कम हो जाती है। वर्क प्रेशर इतना है कि तनाव बहुत ज़्यादा है, तो तनाव के कारण से बहुत सारी समस्याएं फिर खड़ी हो जाती हैं। फिर वो जब इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा व्यक्ति, आज का युवा देखता है कि हल्के फुल्के जब वो योग के अभ्यास करता है, कुछ प्राणायाम करता है, कुछ सांस की क्रियाएं करता है, कुछ हाथ पैर को हिलाता है, तो उसको अपने शरीर के अंदर बहुत बदलाव आने दिखाई देने लगते हैं। और जब वो बदलाव अनुभव करता है तो एक बार जब वो उसको करना शुरू करता है फिर उसको छोड़ता नहीं। पहले युवाओं में योग के अभ्यास को लेकर, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योग की मुहिम को पूरे विश्व के स्तर पर, विश्व के पटल पर रख दिया है, उससे पहले युवाओं में उतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। लेकिन जब बीमारी हो जाए सोचते थे कि अरे योग तब करेंगे जब कोई रोग होगा, पहले बीमारी तो हो, आते हैं मुझे पता है मुझे, लेकिन बीमारी होगी तो कर लेंगे। इंतजार करते रहते थे कि बीमारी होगी तो योग करेंगे। लेकिन अभी चूंकि आज का जो युवा है वो हल्के फुल्के अभ्यासों के माध्यम से, जो हम कहें कि चेयर योगा, कॉर्पोरेट योगा, जो हल्के फुल्के अभ्यास है कि आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में बैठे बैठे क्यों ना कुछ अभ्यास कर लें, कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लें, कुछ ध्यान की टेक्निक कर लें, कुछ वहाँ पर हाथ पैर हिला लें। तो योग के अभ्यास जब वो आज का युवा देख रहा है कि रेडी टू, मतलब एक तरह से, तो ये डॉक्टर गोस्वामी, ये योग ने अपने आप को समय के हिसाब से बदला है या ये पहले से था? योग तो पहले से ही ऐसा है, क्योंकि योग कोई 1 घंटा करने का अभ्यास नहीं, योग तो 24/7 रहने की क्रिया है। योगमय जीवन आज का नहीं है ही है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में यदि गीता में देखें तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बैठने को कि जब बैठो समम काये शिरोग्रीवम, कि अपनी काया को, अपने सिर को, अपने धड़ को सीध में रखकर बैठो। मतलब एक बैठना योग सिखाता है, लेटना योग सिखाता है, चलना योग सिखाता है, कैसे देखें, क्या बोलें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे व्यवहार करें, कैसे कर्म करें, कर्म योग सिखा रहा है। ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहाँ पर योग हमें शिक्षा ना दे रहा हो कि ऐसे चलाओ शरीर को, ऐसे चलाओ मन को, ऐसे चलाओ इंद्रियों को। तो योग नहीं बदला है, योग तो जू का त्यों है, लेकिन उस समग्रता को आज हम धीरे धीरे अपना रहे हैं, उसके महत्व को समझ रहे हैं कि यदि योग जीवन में आ गया तो हमारी जो लाइफ स्पैन है, हमारी जो उम्र है, वो स्वास्थ्य के साथ लंबी होने लगेगी। क्योंकि बीमारियां हमारे ही गलत खान पीन से, जैसे ललित जी बार बार कह रहे हैं, हमारा भोजन, क्योंकि शरीर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं उसी से ही तो शरीर का निर्माण हो रहा है। हम जीव के कारण से, जो जीव को अच्छा लगे, जीव को जो अच्छा लगे उसी के आधार पर खाते रहते हैं। तो जीव को तो अच्छा लगा, लेकिन शरीर के लिए तो नुकसान हो गया। तो यदि हमने अपने भोजन को ध्यान दिया, अपने दिन भर हल्के फुल्के अभ्यासों को ध्यान दिया, रात को नींद विधिवत योग के माध्यम से नींद पर गए और योग दिन में किया, तो आप देखना उसका जो असर है वो शरीर पर बहुत अनुकूल पड़ने लगता है। और इन्हीं सभी प्रभावों को देखते हुए आज का युवा इस ओर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उसमें बहुत मदद कर रहे हैं। वो ऐसे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, आप घर पे बैठकर योग का अभ्यास सीख सकते हैं। तो उससे वो अपना कार्य भी कर रहा है, ऑफिस में भी कार्य कर रहा है, और वो साथ साथ योग के अभ्यास भी कर रहा है। तो एकेडमिक रूप से भी योग जो है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है और युवा उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और कार्यक्रम को ख़त्म करने का जो समय है वो यही इशारा कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा प्राणायाम को लेकर तमाम कॉल्स हमारे पास आते रहते हैं। तो ललित जी, मैं चाहूँगी आप प्राणायाम को बताएं, और क्या इसे सभी कर सकते हैं? प्राणायाम सभी के लिए है। कौन सा प्राणायाम किसको करना चाहिए वो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे किसी का उच्च रक्तचाप है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है,
तो वो सूर्य विधि प्राणायाम को ना करें। ऐसे कुछ सावधानियां देनी होती है, परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो आप कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है जिसमें हम पूरक और रेचक के माध्यम से मंथन करेंगे अपनी श्वासों का। तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन या चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें, ज्ञान मुद्रा बना दीजिए, और दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा धारण करें। विधिवत रूप से प्राणायाम मुद्रा को धारण करें। पूर्ण रूप से अब दोनों नासिका रंध्रों से श्वास को बाहर करें। जिनको आर्थराइटिस की समस्या है, उंगलियां मोड़ना सहज ना हो, तो उंगलियों को सीधा रख के भी कर सकते हैं। अब दाहिने नासिका रंध्र को बंद करें, हल्के स्पर्श के साथ, कोहनी नज़दीक रखते हुए, शरीर की कमर सीधी रखते हुए। बाएं नासिका रंध्र से धीमा गहरा श्वास लें और शरीर रूपी बर्तन को भरते जाएं। धीरे धीरे भरना है। लोग इसमें गति के साथ, आवाज़ के साथ करते हैं, झटके देते हैं, ऐसी त्रुटि ना करें। अब पूर्ण रूप से भरने के उपरांत नासिका रंध्र को बंद करें और दूसरे नासिका रंध्र को खोलते हुए श्वास को बाहर करें, रेचक करें। रेचक का अर्थ हुआ धीमा गहरा लयबद्ध रूप से छोड़ा गया श्वास। अब दाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर करने के बाद यहीं से भरें और बाएं से बाहर करें। तो यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चरण है। यदि आप सुबह 10 से 15 चरण करने का समय है तो करके जाएं, और शाम को ऑफिस से आने के बाद हाथ मुंह धो के 5 से 7 चरण कर लेते हैं। नहीं संभव है तो सोने से पूर्व बैठकर, जैसे बताया गया, हाथ मुंह धो के बाकी सारे कार्यकल्प करने के उपरांत अगर आप करके सोते हो, यह मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि आप गहरी नींद का अनुभव करेंगे। आप 5 से 7 चरण नाड़ी शोधन प्राणायाम रात को करके सोए तो आप यकीन मानिए बदलाव पाएंगे। इसके उपरांत अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हाथों का भी प्रयोग किया जा सकता है, षण्मुखी मुद्रा धारण की जा सकती है या सामान्य मुद्रा धारण की जा सकती है, या आप बिना मुद्रा के भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ सहजता के साथ बिना मुद्रा के करेंगे। सांस को भरें, पूरी गहरी श्वास भरने के बाद भंवरे के समान गुंजन करनी है। नासिका के ऊपरी भाग का प्रयोग करते हुए अनुनासिक शब्द कहा जाता है यहाँ पर। आरंभ करें। बहुत ज़्यादा कर्कश ना हो, बहुत ज़्यादा तेज उच्चारण नहीं करना है, नहीं, सहजता के साथ एक भीनी भीनी एक मंद मुस्कान के साथ रखते हुए जब आप भंवरे के समान गुंजन करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो आप अपने भीतर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं, मन को संतुलित कर रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन को कम कर रहे हैं और एक हैप्पी हार्मोन को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये 2 प्राणायाम आप अपने जीवन में अपनाएं। 10 से 15 चरण रोज़ाना करिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा बदलाव आपके जीवन में आएगा। जी बिल्कुल। और हमारी भी यही अपील है कि एक बार योग का साथ आप भी देकर देखिए और योग का साथ अपनाइए। योग की आज ही से शुरुआत कीजिए और जो आसन और जो फ़ायदे एक तरह से हमें दोनों ही योग गुरु और ललित मदान दोनों ने बताए हैं, अपना कर देखिए। धीरे धीरे सही पहला कदम बढ़ा के देखिए। योग ज़रूर आपको रखेगा निरोग। समय क्योंकि ये पूरा हो गया है। डॉक्टर गोस्वामी आपका, ललित मदान आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि योग के जरिए हर समस्या का समाधान है, वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों ही क्यों ना हो। तो आज से ही अपनाइए योग और रहिए स्वस्थ और तनाव मुक्त। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आयुष्मान भव में अगले अंक में हम बात करेंगे सफेद दाग से जुड़ी त्वचा की समस्या की। फिलहाल आयुष्मान भव में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।